ये मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं आपको लंबे अरसे से परिचित रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में साथ साथ काम करने का अवसर भी मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब मुझे यहाँ दायित्व मिला और जब मैंने आपको अलग अलग जिम्मेवारियां में काम करते देखा तो मेरे मन पर अतिशय सकारात्मक भाव जगना बहुत स्वाभाविक था। क्वायर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हिस्टोरिकली हाईएस्ट प्रॉफिट वाली इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करते यानी आपका किसी संस्था के प्रति समर्पण हो तो कितना विकास किया जा सकता है और कैसे दुनिया में उसकी एक पहचान बनाई जा सकती है, वो आपने करके दिखाया। आपको भारत के कई क्षेत्रों बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। आप झारखंड में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, पुडुचेरी में राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग दायित्व संभालते रहे और मैं देखता था कि झारखंड में तो आदिजाति समाज के बीच जिस प्रकार से आपने अपना नाता बना दिया था, जिस प्रकार से आप छोटे छोटे गांव तक दौरा करते थे, वहां के मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ इन बातों का जब भी मिलते थे जिक्र करते थे और कभी कभी वहां के राजनेताओं के लिए भी चिंता होती थी कि हेलीकॉप्टर हो या न हो इसकी कोई परवाह किए बिना जो गाड़ी है आप चलते रहते थे। रात को छोटे छोटे स्थान पर रुक जाना, ये जो आपने एक अपना सेवा भाव था उसको राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी जिस प्रकार से आपने उसको एक नई ऊंचाई दी, इससे हम भली भांति परिचित हैं। मैंने आपको एक कार्यकर्ता के रूप में देखा है, एक सहयोगी के रूप में हम साथ काम किए हैं, सांसद के रूप में देखा है, अलग अलग पदों पर देखते हुए आज यहां पर पहुंचे। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में पद पर पहुंचने के बाद कभी लोग पद का भार अनुभव करते हैं और कभी कभी प्रोटोकॉल में दब जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको और प्रोटोकॉल का कोई नाता ही नहीं रहा है, आप प्रोटोकॉल के परे रहे और मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में प्रोटोकॉल से मुक्त जीवन की एक ताकत होती है और वो ताकत हम हमेशा आप में अनुभव करते रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आपके व्यक्तित्व में सेवा, समर्पण, संयम, इन सभी बातों से हम भली भांति परिचित हैं। वैसे आपका जन्म तो डॉलर सिटी में हुआ और उसकी एक अपनी पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी सेवा का क्षेत्र अंत्योदय को चुना। आपने हमेशा एक डॉलर सिटी के भी उस तबके की चिंता की जो दबे कुचले और कुछ वंचित परिवार थे, उनकी चिंता की। आदरणीय सभापति जी, मैं उन दो घटनाओं का जरूर जिक्र करना चाहता हूं जिसको कभी मैंने आपसे, आपके परिवारजनों से भी सुना है और जिसने आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पैदा किया है। बाल्यकाल में अविनाशी मंदिर के तालाब में आपका डूबने की संभावनाओं के बीच की अवस्था
आपके लिए हमेशा रहा है कि मैं तो डूब रहा था, किसने बचाया, कैसे बचाया पता नहीं, मैं बच गया। और उस ईश्वर ने कुछ आप पर कृपा की, इस प्रकार का भाव आपके परिवार के लोग हमेशा बताते हैं। और दूसरा जो हम सब बहुत बारीकी से जानते हैं, जब कोयम्बतूर में लाल कृष्ण आडवाणी जी का यात्रा होने वाली थी, उसके कुछ समय पहले एक भयानक बम ब्लास्ट हुआ, शायद 60-70 लोग मारे गए। भयंकर बम ब्लास्ट था और उस समय आप बाल बाल बच गए थे। इन दोनों में जब आप ईश्वरीय शक्ति का संकेत देखते हुए अपने आप को समाज के प्रति अधिक समर्पित भाव से काम करने की जो आपने वजह के रूप में उसको कन्वर्ट किया, ये अपने आप में एक सकारात्मक सोच से बना हुआ जीवन का प्रतिबिंब है। आदरणीय सभापति जी, जो एक बात मैं जानता नहीं था लेकिन अभी मुझे पता चला, आप शायद अभी उपराष्ट्रपति बनने के बाद काशी गए थे और आपका काशी का दौरा था, तो एक सांसद के नाते स्वाभाविक रूप से मेरा मन वहां सब कुछ ठीक ठाक हो ही रहता है। लेकिन आपने वहां एक बात बताई जो मैंने सुनी, मुझे मेरे लिए नई बात थी। आपने वहां कहा कि आप वैसे तो नॉनवेज के आदी थे, लेकिन जब पहली बार आप काशी गए थे जीवन में, நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் தெரிவித்திருக்கிறார். மாநிலங்களவையில் உரையாற்றி வரக்கூடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி எளிய பின்னணியிலிருந்து குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கு உயர்ந்தவர் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு புகழாரம் சூட்டியிருக்கிறார். கூடுதல் விவரங்களை சிறப்பு செய்தியாளர் ஜியோ பாரதி வழங்க கேட்கலாம். ஜியோ பாரதி, மாநிலங்களவையில் உரையாற்றி வரக்கூடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்னவெல்லாம் தெரிவித்திருக்கிற விவரங்கள்? குடியரசு துணைத் தலைவராக பதவியேற்றதுக்கு பிறகாக முதல் முறையாக மாநிலங்களவை இன்றைய தினம் சிபிஆர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையேற்று நடத்தி வருகிறார். அவரை வரவேற்கக்கூடிய விதமாக நாட்டினுடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கை பயணம் தொடர்பான பல விஷயங்கள் தொடர்ச்சியாக குறிப்பிட்டு பேசிட்டு வந்தார். அதே போல மக்களவை பொறுத்தளவுக்கு எஸ்ஐஆர் தொடர்பான விஷயங்கள் விவாதிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு தொடர்ச்சியாக இந்த ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் ஆனது வழங்கப்பட்டிருந்தது. குறிப்பிட்டு அந்த விஷயங்களை வலியுறுத்தி தொடர்ச்சியாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில மற்ற உறுப்பினர்களுக்கான பேசுவதற்கான வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்ட நிலையில மீண்டும் அந்த ஒரு அமளியானது ஏற்பட்டு தொடர்ச்சியாக பேசுவதற்கான அனுமதியானது வழங்கப்படவில்லை. குறிப்பிட்டு இன்றைய தினம் தற்போது 12 மணி வரைக்கும் இந்த மக்களவையானது ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா இந்த எஸ்ஐஆர் தொடர்பான விஷயங்கள் பேசுறதுக்கு மீண்டும் தொடர்ச்சியான எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வந்த நிலையில தற்போது மக்களவையானது 12 மணி வரைக்கும் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அறிவிப்பானது வெளியாகிறது. மாநிலங்களவையில் தொடர்ச்சியாக பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பலரும் நாட்டினுடைய துணை குடியரசுத் தலைவரை வரவேற்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிகழ்வில் தொடர்ச்சியாக பேசி வரக்கூடியது தற்போது பார்த்து வருகிறோம். குறிப்பிட்டு மக்களவையில் இத்தகைய ஒரு ஒத்திவைப்பு நடைபெற்றிருக்கும் நிலையில் மாநிலங்களவையில் சுமூகமான அந்த ஒரு விவாதமானது தற்போது தொடர்ச்சியாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தாங்கள் வழங்கிய தகவல்களுக்கு நன்றி ஜீவபாரதி.